देख रहे हैं योर स्टॉक और शो की शुरुआत करते हैं ओला के नंबर्स के साथ, जहां पर फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स काफी घाटा दिखा रहे हैं। कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे। अगर हम घाटा देखें, कंसोलिडेटेड घाटा, तो यहां पे लगभग 347 करोड़ से बढ़कर 428 करोड़ पर यह आंकड़ा आपने आता हुआ देखा है। ईयर ऑन ईयर नंबर्स हम आपको फिलहाल बता रहे हैं। आय की अगर हम बात करें तो यहां पर भी नंबर्स में कमी है, लगभग 49.6% घटी है आय और लगभग 828 करोड़ पर यह आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। प्रशांत, इतना ही नहीं, अगर हम कंसोलिडेटेड एबिटा भी देखें प्रशांत, तो वहां पर भी कमी है। 205% से बढ़कर ये 205 करोड़ से बढ़कर ये 237 करोड़ पर ये आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। देखिए, एबिटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटा है। कंसोलिडेटेड आय भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 347 करोड़ से बढ़कर जो घाटा है वो 428 करोड़ पर आ गया है। आय भी अगर हम देखें, कंसोलिडेटेड आय, तो ये भी बड़ी है। इसमें जो कमी है वो बड़ी है, 49.6%। ये आंकड़ा बढ़कर आप देख सकते हैं आय में जो घाटा है वो 828 करोड़ पर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रशांत, इन नंबर्स पर हम आगे भी आकलन करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि अब स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए। और योर स्टॉक की खासियत यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक दर्शक सवाल पूछते हैं और उसी के साथ साथ बाजार का मोमेंटम भी हम उनको बता देते हैं एक्सपर्ट के जरिए। ओला में तो हमने लगातार डीप डाइव रिसर्च, जो हमारा खास सेगमेंट है, वहां पर भी आपको आगाह किया था किस तरह से कंसर्न्स थे, और लगातार देखिए वहां से स्टॉक में गिरावट जारी है। इन सबके बीच में इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। दिन के निचले स्तरों से संभला बाजार। निफ्टी करीब 50 अंकों की रिकवरी के साथ 25,100 के ऊपर निकला। बैंक निफ्टी भी 100 अंकों की तेजी के साथ 56,850 के पास। आईटी शेयरों पर लगातार चौथे दिन दबाव। एलटीआई, माइंडट्री, इन्फोसिस, टीसीएस में कमजोरी। नतीजों से पहले एचसीएल टेक 1.5% फिसला। निफ्टी में आज एचसीएल टेक के नतीजे सुस्त आए और मुनाफे और मार्जिन पर दबाव का अनुमान। दूसरी कंपनियों में आज टाटा टेक, वैलीज इंडिया और तेजस नेटवर्क के नतीजों पर रहेगी नजर। नोवार्टिस को यूएस कोर्ट के झटके से डीवी स्लैब 1.5% फिसला। अमेरिकी कोर्ट से हार्ट फेलियर की दवा के जेनरिक वर्जन पर रोक की मांग खारिज। महाराष्ट्र टैक्स विवाद मामले में जीत से कैस्ट्रॉल में करीब 4% की मजबूती। सेल्स टैक्स विभाग के 4,130 करोड़ केस में कंपनी को राहत। लगातार दूसरे दिन फार्मा शेयरों की सेहत अच्छी। लॉरिस लैब, अनकाइंड और ऑरबिंदो फार्मा से 1.5 से 2.5% की तेजी। ग्रैन्युअल्स, नैटको, टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन भी 1.25% ऊपर। एक दिन की गिरावट के बाद मेटल शेयर चमके। हिंडाल्को 1.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, नैल्को, एनएमडीसी और जिंदल स्टील में भी 1 से 1.5% की तेजी। 2 दिन की गिरावट के बाद रफ्तार में ऑटो शेयर। अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, एमएनएम 1 से 2% दौड़े, तो वहीं बजाज ऑटो और हीरो मोटो में भी मजबूती। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और इस शो में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका हमने आपको पहले ही बता दिया है। और अब चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। मैं आपके पास आऊँ उन सब के बीच में सबसे पहले ज़रा बाजार पर एक चेक ले लेते हैं। तो आप देखिए, निचले स्तरों से रिकवरी तो है, लेकिन जो बाजार है खासतौर पर निफ्टी, वो अभी भी लाल निशान में 25,000 के लेवल को थामे हुए 25,000 के पास इस वक्त माफ कीजिएगा 25,100 के पास इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 56,800 के पास हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। अगर हम ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पर भी आप देखिए कि एक कह सकते हैं रिकवरी साफ तौर पर नजर आ रही है। लगभग 0.5% मजबूत निफ्टी मिड कैप। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी रिकवरी नजर आ रही है। लगभग 1% की यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आ पाएँ तो आप देखेंगे इटर्नल निफ्टी का टॉप गेनर, लगभग 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेस में आप देखिए लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी। इंडसइंड बैंक 1% से ज़्यादा मजबूत और ग्रासिम में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आऊँगा, बाजार पर राय दीजिए। शुभ प्रभात प्रशांत जी, और कविता जी को भी मेरा शुभ प्रभात।
तो जैसा कि हमें पता है, मार्केट ने एक फ्राइडे के सेशंस में एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन दिया है 25,250 के नीचे, और वहां पर फिर हमें आज फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि अब जो ट्रेंड दिख रहा है वो थोड़ा सा बेरिश साइड ही दिख रहा है, बट लोअर लेवल्स पे 24,950 से लेकर 25,000 के सपोर्ट्स भी हैं। तो अगर मार्केट उनको डिफेंड करता है तो एक पुल बैक मूव जरूर देखने को मिल सकता है। बट जब अपर साइड के लेवल्स जो हैं वो अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं 25,300 से लेकर 25,350 के आसपास, तो मुझे लगता है कि ब्रॉडर कंसोलिडेशन में मार्केट फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेश बाइंग मोमेंटम 25,300 350 के ऊपर ही आएगा। जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है तब तक बेरिश सेंटीमेंट के साथ ही ट्रेड करेगा। बट वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर नजर डालते हैं तो मुझे लग रहा है कि वहां पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी अभी भी अपने 20 डीएमए लेवल्स को डिफेंड कर रहा है, जो कि 56,600 के आसपास है। तो अगर वो उसको क्लोजिंग बेसिस पे भी डिफेंड करता है तो हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक नए लाइफ टाइम हाई की तो और पुश कर सकता है। और अगर 57,600 के लेवल टूटते हैं तो फिर हमें 58,000 तक की भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि कई दिनों के गिरावट के बाद निफ्टी पीएसयू में तेजी देखने को मिल रही है। और आज जो मोस्ट ऑफ दी पीएसयू सेक्टर के बैंक्स हैं वहां पर हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो सेक्टर, ओवरऑल जो इंडेक्स का भी जो स्ट्रक्चर है, तो वहां पर मुझे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन दिख रहा है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर इनिशियल लो पकड़कर निफ्टी पीएसयू बैंक रखता है तो हमें अपसाइड के मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। राइट लक्ष्मीकांत जी, इसी के साथ चलिए शो की भी शुरुआत करते हैं और दर्शकों से जुड़ना शुरू करते हैं। फिरोजाबाद से अनूप गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार अनूप। हाय। हाय हाय, मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए गुड मॉर्निंग मैडम। किस स्टॉक में मेरे खरीदारी पास कर रखी है? हाँ मैडम बैंक ऑफ इंडिया है 4,500 एट द रेट ऑफ 122, ओके। और 9,000 मेरे पास कैनरा बैंक है एट द रेट ऑफ 117। गॉट इट। ओके। तो मेरा ये मानना है कि इस रेट पे क्या मैं और ऐड कर सकता हूँ अभी एक साल के लिए? दोनों में ही आपका निवेश का नजरिया है ना? जी जी। एक साल का, चलिए ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेवल्स इनके काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लक्ष्मीकांत जी क्या कहेंगे आप? बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा ऊपर है, हालांकि 122 की इनकी बाइंग प्राइस है, और कैनरा बैंक इनका 117 है। फिलहाल तो काउंटर्स इनके बाइंग प्राइस से नीचे चल रहे हैं, बट इनका नज़रिया काफ़ी लंबा है एक साल का। तो बताइएगा इन दोनों काउंटर्स में क्या करना चाहिए लक्ष्मीकांत जी? और दूसरा, फिर पीएसयू बैंकिंग पैक में अगर किसी को इनिशिएट भी करना हो तो क्या आप सलाह देंगे, और आपकी फेवरेट पिक कौन सी होगी लक्ष्मीकांत जी? गुप्ता जी, ये दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इनका एक साल का व्यू है तो डेफिनेटली इनको होल्ड करके रखना चाहिए। सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से एक शॉर्ट टर्म करेक्टिव मूव में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल अगर हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो अभी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। वहां पर हमें वीकली चार्ट्स पर बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है 20 और 50 डीएमए का, और स्टॉक्स अभी 100 डीएमए के 100 वीकली मूविंग एवरेज के पास ही सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि 104 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश बाइंग मोमेंटम 130 के ऊपर आएगा। अगर 130 के ऊपर क्रॉस होते हैं देन आफ्टर फिर से ये अपसाइड के मोमेंटम को रिज्यूम करेगा। वहां से फिर हमें 160 180 के लेवल भी बैंक ऑफ इंडिया में आने वाले साल में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया को होल्ड करके चलना चाहिए। वहीं पर अगर हम कैनरा बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। डेली के चार्ट्स पर यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना हुआ है। ओवरऑल अगर हम वीकली मंथली चार्ट भी देख रहे हैं तो वहां पर भी ये स्टॉक पॉजिटिव फॉर्मेशन के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है मैं 90 रुपीज का सजेस्ट करना चाहूंगा कैनरा बैंक में, और एक अपसाइड का ब्रेकआउट का ये वेट कर सकते हैं 129 के ऊपर। 129 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर हमें 150 160 के भी लेवल्स कैनरा बैंक में दिखाई देंगे। सो अभी फिलहाल जैसा कि आपने पूछा कि पीएसयू बैंक्स में क्या व्यू है, तो वो तो अभी पॉजिटिव ही है। और मुझे एक अपसाइड का ब्रेकआउट एसबीआई में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर 825 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि एसबीआई को पुश कर सकता है 880 से लेकर 900 के लेवल के आसपास। तो एसबीआई काफी पॉजिटिव लग रहा है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 825 के स्तर जैसे ही टूटते हैं तो हमें अच्छा खासा ब्रेक थ्रू ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एसबीआई भी पसंद आता हुआ, बाकी दोनों स्टॉक भी अच्छे लगते हुए इस वक्त लक्ष्मीकांत जी को।
वैशाली को जोड़ते हैं अपने साथ, महाराष्ट्र से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया। वैशाली, गुड मॉर्निंग। पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा IRFC पे सवाल है। मेरे जी। पास 100 शेयर्स है 147 रुपीज पर। ठीक है, कितना समय देना चाहती हैं IRFC में? क्या बोला आपने? कितना समय रुकना चाहती हैं IRFC में? अच्छा, मैं 3 मंथ से 6 मंथ तक रुक सकती हूँ। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, 3 महीने से लेकर 6 महीने का इनका नजरिया है। 145 की इनकी बाइंग है IRFC पे, फिलहाल हल्के नुकसान में है। बताइए क्या राय होगी? देखिए, IRFC का जो ट्रेंड है काफी लंबे समय से डाउन चल रहा है और अभी भी ये स्टॉक अपने बेरिश क्रॉस ओवर जो कि 20 और 200 DMA के पास दिखाई दे रहा है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन तब भी अगर 130 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर फर्दर डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिलेगा इस स्टॉक में टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 118 टू 120 के आसपास। और मुझे आने वाले समय में ऐसा कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा है जब तक कि स्टॉक 143 145 के रेंज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है चार्ट्स को देखने के बाद 130 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। अगर डिफेंड करेगा तभी पुल बैक मूव आएगा, अदरवाइज फर्दर डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि कुछ और अच्छे स्टॉक हैं जहां पर उनको अदर जो स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए और यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। हमारा व्यू जब तक कि 145 के नीचे रहता है तब तक नेगेटिव ही रहेगा। चलिए, तो जब तक 145 के नीचे रहेगा तब तक नेगेटिव ट्रेंड में ही है। एग्जिट करके कहाँ बना सकते हैं पोजीशन, आप कोई राय देना चाहेंगे? PSU सेगमेंट में ही जैसा कि हम बात कर रहे थे, काफी अच्छे स्टॉक्स हैं। कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो जहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है वहां पर हमें अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर रहेंगे अगर हम IRFC से कंपेयर करते हैं तो। लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर आपने IRFC में से निकलकर PSU पैक में SBI, कैनरा बैंक जैसे काउंटर्स में इनका जो घाटा है उसकी भरपाई होने के विकल्प आपने दिए हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चला है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। JM फाइनेंशियल के अक्षय भागवत मेरे साथ जुड़ गए हैं। हाय अक्षय, गुड मॉर्निंग। और बताइएगा बाजार की चाल को लेके आपकी क्या रणनीति, और साथ ही आज इस तरह के बाजार में कहाँ मुनाफे की रणनीति? गुड मॉर्निंग। तो बाजार में कहीं ना कहीं 24,950 से 25,000 ये एक ट्रेडिंग का सपोर्ट है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके का रिसेंटली थोड़ा सा वीकनेस पिछले हफ्ते हमने देखा कि वहाँ ये इस स्तर पे जो सपोर्ट स्तर मैंने बताया वहाँ पे थोड़ी सी जो है रिकवरी की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में काफी 25,000 के स्ट्राइक में पुट राइटिंग का एक बेस बन चुका है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से हल्की सी एक रिकवरी या बाउंस बैक मिलेगा आपको। ऑप्शंस के चैंपियन के लिए आज स्टॉक चुना है REC लिमिटेड, जहाँ पे एक रिकवरी या एक बाउंस बैक की उम्मीद है करंट रेट से। तो 425-430 तक एक्सपेक्टेड है जुलाई सीरीज में REC को चलने का, जिसके चलते आपको रणनीति बनानी है। ऑप्शंस में बाय करनी है आपको 400 की कॉल करीबन करंट रेट में, और 23 और 27 ये 2 टारगेट से आपको ये ट्रेड बिठाना है। आपको 8.75 स्टॉप लॉस बनाना है इस ऑप्शन के ट्रेड में, और मॉनेटरी टर्म्स में इसका अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल आपका बनेगा 9,200 का, और स्टॉप लॉस आप 5,400 का ये ट्रेड में बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो REC में आप ऑप्शन की रणनीति बता रहे हैं। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट 8.75 का, लक्ष्य लगभग 23 से 27 रुपये का आप बता रहे हैं। मुनाफा 9,200, अधिकतम नुकसान 5,400 का आंका जा रहा है आपके मुताबिक। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, आपने रणनीति बताई। लेकिन लगे हाथों दर्शकों को डिस्क्लेमर जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, FNO ट्रेडिंग करते करते लोगों को लत लग जाती है, लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप जो है सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता से आगे बढ़े और FNO ट्रेडिंग में आप अपनी रणनीति बनाएं। तो ये एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं बतौर एक्सपर्ट, और दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर पर SMS करें, WhatsApp करें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और रघुवीर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रघुवीर जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार। मेरे 2 प्रश्न हैं, एक TCS पे और एक
टाटा केमिकल्स पे है। जी, टीसीएस पे हम एक, राय दे पाएंगे, दूसरा स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है। टीसीएस किस भाव पे खरीदा है आपने? 4155 पे खरीदा। ठीक है, कितना समय और देना चाहते हैं? फिलहाल तो घाटे में हैं आप। मैं होल्ड कर सकता हूँ ज्यादा समय तक। उसका कोई दोस्त बोल रहा था और भी गिरेगा करके, मैं तो उसके लिए मैं ठीक जरा डर के आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी जी, नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, बेहतर मार्गदर्शन आपको मिलेगा। लक्ष्मीकांत जी, टीसीएस पे जरा राय दीजिए। 4155 पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और वहां से नुकसान इनको हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। देखिए, टीसीएस के जिस तरीके से फ्राइडे को ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं, तो जो रिकवरी की उम्मीद है वो बहुत ही कम नजर आ रही है। ये कई दिनों से जो इसका 3350 का सपोर्ट था उसको डिफेंड कर रहा था और उसके ऊपर एक कंसोलिडेशन रेंज के साथ ट्रेड कर रहा था। बट फ्राइडे को जैसा कि हमें पता है कि थोड़े से खराब रिजल्ट आने के कारण यहाँ पर हमें गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये टीसीएस देखने को मिला था और आज भी यहाँ पे फर्दर सेलिंग आते हुए देखने को मिल रही है। तो जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो निगेटिव साइड के ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो इमीडिएट सपोर्ट है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 3050 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक गिरावट वहां पर देखने को मिल सकती है। अगर इनका काफी लंबे समय का नजरिया है तो मुझे लगता है कि एक बार 3050 के आसपास ये ट्रेड आता है टीसीएस, तो एक बार ये फिर से सलाह ले, अगर वहां पे कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तो वहां पर ऐड करे। मुझे लगता है कि भी थोड़ा सा इनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इनके प्राइजेस जो भी इन्होंने प्राइजेस जहां पे भी बाइंग करके रखा है उस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म जो व्यू है वो निगेटिव नजर आ रहा है टीसीएस में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, लाइव दर्शक। हाय सतीश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? मैं गुजरात आनंद से। पूछिए सर, किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते मैडम हैं? मैंने बीएल लिया हुआ है। बीईएल? बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, 500 150 में। 500 150 क्वांटिटी है हाँ, बाइंग प्राइस क्या है? और 370 रुपये। 370 ना, चलिए मुनाफे में तो आप लॉन्ग टर्म बैठे के लिए है। चलिए, वैसे भी आप मेरे ख्याल से मुनाफे में ही बैठे हुए हैं। और कितना, 1 साल का नजरिया ऑलमोस्ट? 1 साल 1.5 साल के लिए। 1 साल 1.5 साल ना, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ। ओके लक्ष्मीकांत जी, बढ़िया बाइंग प्राइस 370 और नज़रिया भी इनका अच्छा है। वेरी गुड रिटर्न्स पिछले 6 महीने में बीईएल जैसे काउंटर्स और इस स्पेस में जितने भी काउंटर्स हैं मेरे ख्याल से काफ़ी कमाई भी करके दी है। इसी की बात करें तो लगभग 51% बढ़ा है पिछले 6 महीने में। अब बताइएगा 1.5 साल का नज़रिया। जी, यहाँ पर डेली के चार्ट्स पर एक हल्का सा करेक्शन भले ही आया है, बट जो अगर हम वीकली और मंथली ट्रेंड देख रहे हैं वो अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हमें 390 400 के आसपास तक हम देख पाएंगे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे अच्छे खासे सपोर्ट हैं, तो होल्ड किया जा सकता है इस स्टॉक को। एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 379 का। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर ये ट्रेड करता है तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम बना रह सकता है। जो फ्रेश बाइंग है, वो जो ट्रिगर है वो जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 416 420 के ऊपर। उसके ऊपर अगर ये जो स्टॉक निकलता है देन आफ्टर में इसमें फिर से तेजी दिखाई देखने को मिलेगी, जो कि इस स्टॉक को 450 तक के लेवल्स तक पुश कर सकती है। तो मुझे लगता है कि 379 के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं और फ्रेश मोमेंटम का इंतजार कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर रुकने की सलाह और बढ़िया मुनाफा बने रहने की सलाह। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए, स्टॉक स्पेसिफिक राय दी आज दर्शकों को। हम भी एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं योर स्टॉक में, लेकिन अगली कड़ी में हमारे साथ हमारे नए मेहमान जुड़ेंगे राजेश भोसले, और वो भी दर्शकों को स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। इस बीच अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर आपको पता ही है, एक बार स्क्रीन पर भी फ्लैश कर देते हैं, झटपट अपने सवाल डालें।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और लगातार हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और आपको राय दे रहे हैं आपके स्टॉक्स पर, और इसके साथ ही बाजार और बाकी पहलुओं पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। इस बीच हम बाजार में रिकवरी साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इस वक्त देखिए निफ्टी 70 अंकों की गिरावट तो है यहाँ पे, लेकिन अभी भी 25,100 के पास इस वक्त टिका हुआ। बैंक निफ्टी भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाल निशान में ही है, लगभग 50 अंकों गिरावट, 56,700 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1349 शेयर इस वक्त हरे निशान में और 1326 शेयर इस वक्त लाल निशान में नजर आते हुए। चलिए राजेश जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं क्या? जी राजेश जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए। जरा बाजार पर अपना एक व्यू दीजिए सबसे पहले। जी प्रशांत जी, देखिए फ्राइडे के सेलिंग के बाद एक फॉलो वीकनेस हमें देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं 25,000 और 24,900 के रेंज में मार्केट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। गोल्डन रिट्रेसमेंट और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट जो है यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं एक वेट एंड वॉच अप्रोच यहाँ पे रहेगा। ऑन द हाई साइड जब तक 25,300 क्रॉस नहीं करता, थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना चाहिए। तो यहाँ पे व्यू थोड़ा सा वेट एंड वॉच का रहेगा। सपोर्ट्स के आसपास आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, बट जब तक 25,300 क्रॉस नहीं करता, थोड़ा सा सिलेक्टिव अप्रोच मार्केट में रखना होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपने बाजार की तो राय दे दी है और अब दर्शकों के सवालों की ओर भी हम बढ़ते हैं। चलिए, पहला सवाल यहाँ पर हम यूट्यूब से लेते हैं। अनु का सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से, और पीएनबी में खरीदारी कर रखी है 114 पर। बताइएगा। इन फोन लाइन पर तो हमारे साथ है नहीं ये, और एक्साइड है, इन्होंने खरीदा हुआ है 383 पर, क्वांटिटीज़ की 350 है। दोनों ही काउंटर्स पर अपनी राय दीजिएगा। पीएनबी में तो घाटे में है, और एक बार एक्साइड भी इस पर भी नज़रिया हमें नहीं पता, इसमें भी लॉस में है 383। राजेश जी, क्या सलाह? देखिए कविता जी, आज पीएसयू बैंक्स में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, एंड पीएनबी अगर आप देखें तो लास्ट 2 सेशन में जो मार्केट में वीकनेस है, उसके कंपैरिजन में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और हम देख रहे हैं कि रिसेंट जो डिप है वो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, जो रिसेंट स्विंग लो है 108 का, तो वो स्टॉप लॉस रखिए। हाई साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वापस जो है 114 लेवल से रिटेस्ट हो सकता है, एंड जैसे ही 114 भी क्रॉस करता है तो फर्दर पोटेंशियल 120 122 तक जा सकता है। तो फिलहाल 108 का स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ से एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस है। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। देखिए एक रेंज बाउंड है और कोई मेजर ट्रैक्शन एक्साइड इंडस्ट्रीज में देखने को नहीं मिल रहा है, तो एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। देखिए काफी समय से अराउंड 89 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, लास्ट टाइम भी यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, तो 370 का एक सपोर्ट रहेगा। एंड ऑन द हाई साइड बाउंस बैक में मेरी सलाह होगी कि 410 के आसपास आता है, तो वहाँ पे हायर बॉटम और 200 डीएमए भी है, तो कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, तो 410 के आसपास एग्जिट कीजिए, एंड फिलहाल के लिए पोजीशन 370 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? राकेश सिंह, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा इंटरनल है 289 के भाव पे 341 शेयर। ठीक है, कितना समय देना चाहते हैं आप? लॉन्ग टर्म का नजरिया है या शॉर्ट टर्म का? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का। सबसे पहले तो बधाई, आपने अच्छे लेवल पे खरीदारी की हुई है और इसकी वजह से फायदा होता हुआ। राजेश जी बताइए, क्या सलाह होगी इटर्नल पे? इनकी जो 289 आपने बताया ना राकेश जी? हाँ, 289। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई है। 289 ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, और ये जो भाव है ये यहाँ से ऊपर का भाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है। एक चीज राजेश जी बताइए, क्या करना चाहिए इटर्नल में 289 की बाइंग के हिसाब से? देखिए लास्ट फ्यू मंथ से एक प्राइस डिप स्टॉक में देखने को मिला है, बट एक हायर बॉटम वीकली और मंथली चार्ट में बन के एक वापस रिजम्पशन ऑफ अपमूव देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आज का भी सेशन अगर आप देखें तो डेली चार्ट में एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो इटर्नल में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव व्यू बन के आ रहा है।
पॉसिबली जो रिसेंट हाइज थे अराउंड 300 के, तो वो रीटेस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म से डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू बन के आ रहा है। एंड जैसे 300 का जो एक इम्पोर्टेंट स्तर है वो क्रॉस होता है, तो पोटेंशियली स्टॉक जो है 340 350 के जोन भी एक्सपेक्ट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए 300 के टारगेट के लिए होल्ड रखिए। नीचे में अगर कोई शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा 250 के हिसाब से, बट मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड रखा जा सकता है। पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, नियर टर्म में 300 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नियर टर्म में 300 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टर्म में होल्ड करने की सलाह राजेश की तरफ से। और अगले दर्शक की ओर हम बढ़ते हैं और शोभा तालुकदार के बेटे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। हाँ जी, एक्चुअली ये मेरे माँ का आईडी है, तो उनका 2 शेयर के बारे में जानकारी लेना था। एक आपका आईओसी का मैंने वो सेंड कर दिया था मैसेज में, और दूसरा था शायद हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी का, और तीन था सॉरी, और एक था सेंको। हमारी कवरेज में केवल आईओसी है, तो हम उसी पर उनकी सहायता कर पाएंगे। ये बताइएगा आपकी माताजी की मतलब उन्होंने पूरा स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रखा है कि ये आपका पोर्टफोलियो है? नहीं, माताजी का ही है टोटली, माताजी। अच्छा, चलिए 206, 4 से 6 महीना आपको रुकना है, आईओसी में आपको रणनीति चाहिए। राजेश जी। देखिए कविता जी, ओवरऑल आईओसी पे व्यू पॉजिटिव बन के आ रहा है। रिसेंटली आईओसी बीपीसीएल एचपीसीएल में एक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है और एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आईओसी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक 150 के जोन में एक काफी अच्छा बेस बना है। होल्ड रखिए, यहाँ से एक्सपेक्टेशन है स्टॉक जो है पॉसिबली 170 175 तक जा सकता है। थोड़ा सा स्लो मूविंग है, बट डेफिनेटली एक हाई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह आपको यहाँ पर मिलती हुई। सतीश हमारे एक दर्शक हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर, नहीं यूट्यूब से अपना उनका सवाल हमारे पास आया हुआ है, और इन्होंने जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर राय जाननी चाहिए। वैसे बीईएल पे हमने पिछले शो में भी राय रखी थी, लेकिन चूंकि इनका लेवल अलग है, 370 की इनकी बाइंग है और बीईएल पर राय जानना चाहते हैं। बताएं राजेश जी, क्या करना चाहिए बीईएल पे 370 की बाइंग? देखिए डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें वीकली और मंथली, तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिप काउंटर है। और एक काफी बड़े टारगेट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, 450 से 480 के स्तर देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में हालांकि थोड़ा सा ओवरबॉट है और पिछले 17 में 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीकनेस है। मे बी पॉसिबली यहाँ से एक 385 390 के लेवल्स रिटेस्ट कर सकते हैं, बट जिन्होंने मिस किया है वो इन लेवल्स पे वापस री एंटर भी कर सकते हो, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। जो प्रीवियस स्विंग लो है अराउंड 365 का, तो वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 450 470 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। राजस्थान से जयंती का सवाल लेंगे। इन्होंने यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है और टीवीएस मोटर में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। 2820 की इनकी बाइंग प्राइस है, 50 की क्वांटिटी है और केवल 6 महीने ही समय देना चाहती हैं। चलिए टीवीएस मोटर 2820 और 6 मंथ्स का समय। देखिए कविता जी, ओवरऑल चार्ट पे व्यू पॉजिटिव है टीवीएस मोटर पे। एंड अगर आप दूसरे टू व्हीलर सेगमेंट को अगर देखें तो ये एक आउट परफॉर्मर रहा है, एंड हम एक्सपेक्ट करें आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। बट ये जो 6 महीने का अवधि है वो काफी शॉर्ट है, बट अगर होल्ड रखना है तो होल्ड रख सकते हैं। अराउंड 2650 के आसपास स्टॉक को हायर बॉटम है और 89 ईएमए भी है, तो 2650 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। ऑन द हाई साइड अगर देखिए तो 3000 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो 6 महीने के हिसाब से अगर होगा तो 3000 के आसपास बुक कर लीजिए। बट अगर आप एक साल के हिसाब से आप बड़ा व्यू रखना चाहते हैं तो पॉसिबली स्टॉक जो है 3300 तक भी जा सकता है। ये है राय आपको मिलती हुई टीवीएस मोटर पे। बढ़ते आगे, एक हमारे दर्शक हैं यूट्यूब पर सवाल पूछा है और इन्होंने नाम तो नहीं बताया, सोल ऑफ यूनिवर्स इनके यूट्यूब हैंडल का नाम है, माफ कीजिएगा। कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहते हैं। 2300 के भाव पे राजेश जी खरीदारी की है, बताइए क्या करना चाहिए? देखिए ओवरऑल जो है वीकनेस चार्ट में दिखाई दे रहा है। पॉसिबली इन द नियर टर्म वापस 1850 1800 के लेवल रिटेस्ट कर सकता है। तो फिलहाल लो वॉल्यूम
के साथ थोड़ा सा डिप दिखाई दे रहा है, तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से रहेगा तो डेफिनेटली एक बार एग्जिट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रहेगा तो वापस अगर नीचे 1750 के आसपास आता है तो वहाँ पे एवरेज कीजिए, शॉर्ट टर्म की नजरिए से एग्जिट कीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से नीचे आता है तो वापस एवरेज करने की सलाह होगी। कोचिन शिपयार्ड पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति। और हमारे साथ अब लाइव दर्शक भी जुड़ गए हैं। राकेश यादव आरती इंडस्ट्रीज पे सवाल पूछना चाहते हैं। राकेश साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बताइए। आपने हमसे जुड़ने की कोशिश किया। जी मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ, राकेश यादव, और मैंने आरती इंडस्ट्रीज ले रखा है शेयर 470 के भाव में खरीद कर रखी है। मैंने बाइंग प्राइस मेरी 470 की है। ओके। और मेरे पास 70 शेयर हैं। ठीक है सर। अभी तो मैम अभी मुझे फिलहाल क्या करना चाहिए? इसे होल्ड करें, बाई करें, या फिर इसको सोल्ड? सर कितना रुकना चाहेंगे आप इसमें? मैम मेरा तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है, मैं तो इसमें रुक सकता हूँ। और वैसे मैंने 2 साल वेट करा, मैं इसमें 3 साल 4 साल और वेट कर सकता हूँ। 3 साल और वेट कर सकते हैं ना? जी चलिए ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए आपको। राजेश जी, बाइंग प्राइस 470 है और 3 साल का समय। देखिए कविता जी, व्यू अगर आप देखें तो ये स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 400 और 430 के रेंज में दिसंबर से जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड काफी समय के बाद जो है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं। नियर टर्म में अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम भी बन रहा है, तो पॉसिबली स्टॉक जो है वापस 490 के लेवल से रिटेस्ट कर सकता है। यहाँ पे 490 जो है एक की हर्डल रहेगा। जैसे ही 490 क्रॉस करता है पॉसिबली वहां से फिर एक 100 पॉइंट्स का मूव आ सकता है, टुवर्ड्स 600 भी जा सकता है। तो पहले 490 को का इंतजार कीजिए। जैसे ही 490 क्रॉस करता है तो लॉन्ग टर्म में भी इसमें एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। तो ये है राय आपको मिलती हुई आरती इंडस्ट्रीज पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे सवाल हमारे पास और भी दर्शकों के आ रहे हैं। उन्हीं में से एक दर्शक हैं और इनका नाम मनीष शर्मा है और खरगांव एमपी से इन्होंने सवाल पूछा है। टीसीएस पे राय जानना चाहते हैं। टीसीएस पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उसकी वजह भी है, जिस तरह के नंबर्स आए और उसके बाद जिस तरह से लगातार प्रेशर नजर आया। टीसीएस इन्होंने 3427 के भाव पे राजेश जी लिया हुआ है। 2 से 3 महीने का नजरिया चाहते हैं। देखिए 2 से 3 महीने के हिसाब से मैं कोई मेजर मूवमेंट टीसीएस में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रिजल्ट के बाद ऑलरेडी वीकनेस आया है एंड मे बी थोड़ा सा फर्दर कंसोलिडेट कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई व्यू क्लियर व्यू बन के नहीं आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ये स्टॉक फर्दर 3100 के आसपास अगर फर्दर डिप होता है तो वहां पे डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल ईयर का जो है स्विंग लोस 3100 के आसपास आ रहा है एंड लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि वहां से जनरली स्टॉक में अच्छा रिबाउंड देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए कोई व्यू नहीं है, बट 3100 के आसपास आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बाइंग किया जा सकता है। 3100 के आसपास लेवल्स आते हैं तो बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। मेरे ख्याल से टीसीएस के काउंटर को लेकर बहुत दर्शकों को असमंजस होगा, तो ये राजेश की राय 3100 के आसपास बाइंग की रणनीति। हम आगे बढ़ते हैं। दलजीत साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, क्या हाल चाल? सर नमस्कार। सर नमस्कार मैडम, नमस्कार। बताइए सर। थैंक यू पहले तो मैं धन्यवाद कहूँ। धन्यवाद सर, आपने कहना सवाल चाहूँगा भेजा। मैडम मेरे पास 263 रुपीज के रेट से एनएलसी इंडिया 700 शेयर हैं। 263 कहाँ आपने? 263 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेक्शन कर देंगे। हमारे पास जानकारी जो थी उसके मुताबिक 227 आपने बाइंग मैंने प्राइस बताया। 227 पे भी मैंने फिर उसका एवरेज। आपकी आवाज कट गई सर। एवरेज प्राइस 227 है। हाँ अभी मैंने 200 लिए हैं एवरेज करने के लिए 227 पर। अच्छा ठीक है। और थे तो मैंने एवरेज करने के लिए लिए हैं। अभी क्या करना चाहिए मुझे एनएलसी इंडिया के लिए? आपको अभी और कितना एवरेज करूं क्या? कितना समय देना है? मतलब और मतलब कितना, 1 हफ्ता, 15 दिन? 1 महीना मैक्सिमम 1 महीना? जी हाँ। चलिए ठीक है राजेश जी, मैक्सिमम 1 मंथ बाइंग प्राइस इनकी अब एवरेज 227 है। देखिए 1 महीने के हिसाब से तो अगर आप देखें चार्ट को
तो कोई मेजर एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में 220 एंड ऊपर में 240 के आसपास। तो एक महीने की नजरिए से स्टॉक में भी फर्दर कंसोलिडेट कर सकता है। 200 डीएमए का भी रेजिस्टेंस है, बट अगर थोड़ा सा लंबी अवधि का 6 महीने के हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं 212 215 के आसपास एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर देखने को मिला है। एंड ऑन द हाई साइड 240 एक रेजिस्टेंस बना है, जो 200 डीएमए का भी रेजिस्टेंस है। तो वो क्रॉस करता है तो पॉसिबली 275 280 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 215 का स्टॉप लॉस रखिए एंड ऊपर में एक्सपेक्टेशन रखिए कि अगर एक्सपेक्ट कीजिए कि 240 क्रॉस करता है तो फिर वहां से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, ये सलाह एनएलसी इंडिया में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। राजेश भोसले हमारे साथ बने हुए हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं, झटपट अपने सवाल वहां डालिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चलिए कुछ अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। आज HCL टेक अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी करेगी। नतीजों को लेकर क्या है अनुमान, हमारे सहयोगी पुलकित बंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, बताएं नतीजों को लेकर क्या अनुमान है। TCS ने अपने नतीजे पेश कर दिए हैं और अब बारी है HCL टेक की। HCL टेक में अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू अगर हम USD टर्म्स में बोले तो लगभग 1% अप रहने की उम्मीद है। वहीं अगर हम INR टर्म्स में बात करें तो 0.3% अप रहने की उम्मीद है। लेकिन एबिट में थोड़ी नरमी देखी जा सकती है, लगभग -3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन रहने की उम्मीद है। एबिट मार्जिन भी लगभग 70 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 2% घट सकता है। जो मेन एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंपनी से क्या हैं, तो जो डील विंस हैं वो लगभग स्टेबल रहने की उम्मीद है, लेकिन जो इसका रेवेन्यू में कन्वर्जन होता है वो थोड़ा सा स्लगिश रह सकता है। सर्विस बिजनेस एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा ग्रो करेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग हम देख सकते हैं। यूरोप और यूके ये दोनों ही जो जोग्राफीज हैं यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट रहने की उम्मीद है बिजनेस। और BFSI और लाइफ साइंसेज से स्टेबल रहने की उम्मीद थी, लेकिन कल जो TCS की कमेंट्री आई उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी BFSI में भी नरमी देखी जा सकती है। वहीं अगर हम गाइडेंस की बात करें तो FY26 के लिए जो लास्ट क्वार्टर में विप्रो के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि लगभग 2 से 5% रहेगा। तो अब ये देखना होगा कि मैनेजमेंट इसके ऊपर रिफ्रेम करता है या फिर इसी के ऊपर बना रहता है। मार्जिन लगभग 18 से 19% का गाइडेंस दिया था, तो इसके ऊपर भी नज़र रहेगी कि क्या चेंजेस आते हैं या इसी के साथ आगे गो थ्रू करेंगे। बहुत जो कॉमन चीज़ है वो और इम्पॉर्टेंट है कमेंट्री में देखने लायक, वो है डिमांड का किस तरह से असर रहता है, FY26 का गाइडेंस पे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर आउटलुक और डील पाइपलाइन कैसी है, प्लस जेन AI में क्या नया कुछ चेंजेस आ रहा है और कंपनी के लिए क्या नया बिजनेस आ रहा है, हेड काउंट एंड एट्रिशन ट्रेंड और जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरह से विप्रो के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखने वाली होंगी और इसके हिसाब से रिजल्ट पे हमारी नज़रें बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पुलकित आपका इस अहम जानकारी के लिए। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, वैसे तो नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी IT पॉकेट पर नज़र भी है। HCL टेक का कैसा लगता है आपको यहाँ से? जी प्रशांत जी, ओवरऑल IT पैक ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। एंड HCL टेक का भी अगर आप चार्ट देखें तो एक मेक और ब्रेक लेवल पे है। 1600 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मई में एक ब्रेक अवे गैप देखा था, वो अराउंड 1600 के आसपास है। एंड की रिट्रेसमेंट और 89 EMA भी अगर आप देखें तो 1600 का है। अगर 1600 ब्रेक करता है तो फर्दर पॉसिबली स्टॉक जो है 1550 तक के फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है नेगेटिव साइड पे ही दिखाई दे रहा है। ये है राय, आपको इस वक्त एक तरह से नेगेटिव नज़रिया ही नज़र आता हुआ HCL टेक पर भी। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, लेकिन जाने से पहले औपचारिकता है तो अपना डिस्क्लेमर दे दें। जी प्रशांत जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी अपना कीमती समय देने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो फिलहाल यो स्टॉक में हमें इजाज़त लेनी होगी। मुझे और कविता को आप इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की तमाम खबरें। विश्व मोहन आपके साथ जुड़ेंगे, तो बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।